ये आपका आज के जनसत्ता का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है और इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। ये लियोनार्डो दा विंची ने कहा है। इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आप लोग लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इस तरह के कोर्सेज से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। इनका उल्लेख बीच में कर सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग थोड़ा नोट कर लिया करिएगा इस तरह के कहीं कोर्स मिलते हैं तो। बचपन में टूटती जिंदगी की डोर। अहमदाबाद के निजी विद्यालय में कुछ दिन पहले 8 साल की बच्ची की हृदयघात से मौत हो गई। सुबह स्कूल पहुंची बच्ची को सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीने में दर्द महसूस हुआ तो वह गलियारे में बैठ गई और फिर कुछ ही पलों में वह बेंच से गिर पड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह कर्नाटक में भी शिक्षिका को कॉपी दिखाने के लिए अपनी सीट से उठी रही बच्ची अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने बताया कि हृदयघात के कारण उसका जीवन समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भी पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची की खेलते समय मौत हो गई। वहीं हर आयु वर्ग के लोगों में बढ़ता हृदयघात चिंता का विषय है, मगर बच्चों से जुड़े मामले सचमुच भयभीत करने वाले हैं। खेलते कूदते उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की टूटती डोर नई पीढ़ी के बिगड़ते स्वास्थ्य पर गंभीरता से सोचने को विवश कर रही है। और आजकल आप देखिए डायबिटीज का मामला देख लीजिए, या फिर आप देखिए रक्तचाप का मामला दीजिए, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं, आमतौर पर सब में हो गया है। तो दरअसल दूषित पर्यावरण, मिलावटी खानपान और निष्क्रिय जीवन शैली बच्चों को भी स्वास्थ्य समस्याओं के घेरे में ले रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन में झांकते हुए बीत रहा समय भी बचपन के लिए बड़ा जोखिम बढ़ गया है। एक और अस्वास्थ्यकर भोजन बढ़ता चलन तो दूसरी ओर आप देखिए तकनीकी व्यस्तता के कारण निष्क्रिय होती जीवन शैली, संतुलित और पोषण से भरपूर आहार से दूर होते बच्चे जाने अनजाने कुपोषण के जाल में फंस रहे हैं और शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम की जगह तनाव का घेरा बढ़ाने वाली टकराव ने ले ली और बाल स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ाते अस्वास्थ्यकर भोजन से लेकर आरामदायक दिनचर्या तक बचपन से ही बहुत कुछ नया जुड़ गया। पोषण रहित चटपटे भोजन को त्वरित पहुंचने खान-पान की नई संस्कृति को जन्म दिया। हालिया वर्षों में रसोई घर में पके खाने से बड़े बच्चे भी दूर हो गए। बड़े शहरों में ही नहीं, गांव कस्बों में भी फल और सब्जियां खाना छूट गया है। बाहर के भोजन का त्वरित उपलब्धता से भी परंपरागत खाद्य पदार्थों के प्रति आरुचि बड़ी है। आजकल तो आप देखते हैं कि फास्ट फूड का चलन हो गया ना, हर कोई उसी पर डिपेंड होता जा रहा है और उसी से पेट भर रहा है। और खेल कूद देख लीजिए, पहले बचपन में हम लोग कितना खेलते कूदते थे, आजकल वो भी कम हो गया है। मोबाइल ने उसकी जगह ले ली, कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली, उसी में आप देखते हैं कि लगे हुए हैं, घंटों लगे हुए बच्चे। अमेरिका की मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के ब्राजील, चीन, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रूस में विपणन और विज्ञापन और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय पदार्थों के बीच संबंध से जुड़े अध्ययन के अनुसार प्रचलित ब्रांड के खाद्य और पेय उत्पाद सहजता से बच्चों की जीवन शैली में स्थान बना लेते हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर हुए अध्ययन में सामने आया कि बाजार को विस्तार देने की सोच के साथ प्रस्तुत विज्ञापनों से रूबरू होने वाले बच्चों में कम पोषण वाले ऐसे पदार्थ के प्रति खिंचाव की संभावना अधिक होती है। दुनिया भर में हुए अध्ययन बताते हैं कि विज्ञापन देखकर भोजन को वरीयता देने और बाल स्थूलता में गहरा संबंध है। हर आयु वर्ग के लोगों में हृदय रोग का जोखिम बढ़ाने वाला मोटापा बाल स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण बढ़ता मोटापा वैश्विक स्तर पर अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ माना जाने लगा है और मोटे बच्चों में उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक दिल को की सहज सेहत बिगाड़ते हैं। मोटापे का सामना कर रहे कई बच्चों में दोनों में से एक कारण हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। आमतौर पर हमारे घरों में आज भी यानी यदि माना जाता है कि बच्चों को उच्च कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी जैसी समस्याएं कैसे हो सकती हैं, जबकि हृदय रोग केवल वयस्क और बुजुर्गों में ही नहीं होता है। नवजात आप देखते हैं कि शिशुओं और बच्चों का भी दिल भी बीमार हो सकता है। और आप देखते हैं कि आजकल खबरें आप लोग नहीं पढ़ते रहते हैं, कोई डांस कर रहा है स्टेज पर, वो गिर रहा है, हृदयघात से उसकी मौत हो जा रही, कोई आप देखिए जिम में जा रहा है, वहां मौत हो जा रही है। अध्ययन बताते हैं कि कुछ मामलों में इस बीमारी की जड़ कहीं जाने वाली उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या वंशानुगत भी होती है। पारिवारिक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के नाम से जानी जाने वाली यह स्थिति लगभग 1 से 2% बच्चों में होती है। ह्यूस्टन के पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एसोसिएट की निदेशक क्लेरिसा गार्सिया का कहना है कि अब प्री स्कूल
स्कूल की उम्र में ही बच्चों में उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। और जब हम इन संकेतकों को जल्दी पहचान लेते हैं तो हम भविष्य में अधिक गंभीर हृदय समस्याओं से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि कई लोगों में फैटी प्लाक का निर्माण बचपन से शुरू हो जाता है, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। यह व्याधि एथेरोस्क्लेरोसिस कही जाती है। समय के साथ यह हृदय रोग की वजह बनता है। दुखद है कि हंसते खेलते बच्चे स्कूल परिसर, खेल के मैदान या फिर गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचाते हुए सहसा मौत के मुंह में समा रहे हैं। ऐसे मामलों में ना तो चिकित्सा का अवसर मिलता है और ना ही सेहत बिगड़ने की कोई चेतावनी। यही कारण है कि जीवन शैली जनित बदलाव को समझना आवश्यक हो चलता है और बच्चों का स्वास्थ्य सहेजने के मोर्चे पर पोषण युक्त भोजन और सक्रियता सबसे अहम पक्ष है। गौरतलब है कि आज दुनिया में 10% बच्चे ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। कनाडा में पिछले 20 साल में बच्चों में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। अनुमान है कि पड़ोसी देश चीन में 2030 तक 1/4 से अधिक बच्चे मोटे होंगे। हमारे यहाँ भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही जीवन शैली भी सुविधा संपन्न देशों जैसी हो चली है। बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों के खाद्य और पेय पदार्थों में बहुत अधिक नमक या अतिरिक्त चीनी और वसा को लेकर सजगता बेहद आवश्यक है। असल में जन्मजात दोष के अलावा शारीरिक स्थूलता, सक्रियता की कमी और पोषण बच्चों में हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अब तनाव, अवसाद और अकेलेपन का शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कहती है कि दुनिया में 10 से 19 साल तक का हर 5वां बच्चा मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। इनमें अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। देखिए, WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखेंगे बीमारियों को बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों के, इसमें आपको अधिक नमक जो बता रहे हैं ना, ICMR के सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 12 से 13% विद्यार्थी भावनात्मक और व्यवहारगत समस्याओं से ग्रसित हैं। सामाजिक पारिवारिक मोर्चे पर कुछ बच्चे अभिभावक के अलगाव का दंश झेल रहे हैं, तो कहीं घरेलू सहायकों संग बचपन बीत रहा है। अंक तालिकाओं में अव्वल आने का दबाव भी उनके हिस्से आ गया है। ऐसे में बच्चों का जीवन सहेजने के लिए अभिभावक की सहजता, सजगता और उनका संबल बहुत आवश्यक है। परवरिश की यात्रा से जुड़ी सुखद अनुभूतियों को जीने के साथ साथ अनगिनत जिम्मेदारियां निभाने का पक्ष भी जुड़ा है। दायित्वों की इस सूची में बच्चों को तनाव और साथ असंतुलित जीवन शैली से बचाना सबसे अहम है। ये सभी पहलू बच्चों के दिल को स्वस्थ रखने से भी जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा अपना राय आप लोग बना के चला करिएगा। ये आदर्श दीवारें, ये आप देखिए शहरी संस्कृति में एक और भव्यता है तो दूसरी ओर गहरी असमानता भी है। यहाँ एक और ऊंची अट्टालिकाओं में महंगे रेस्टोरेंट और व्यवसायिक परिसर या फिर मॉल हैं, तो दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों में जीवन के लिए संघर्ष करते लोग। यहाँ आप देखिए सपने बेचे जाते हैं और चकनाचूर भी होते हैं। यह विडंबना है कि शहरी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान बनती गई है। शहरों में लोग एक दूसरे के पास रहकर भी अजनबी होते हैं। पड़ोसी के नाम तक पूछने का समय नहीं है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से मित्रता निभाने में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ लोग अपार्टमेंट में दीवारें साझा करते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। ग्रामीण समाज की तुलना में रिश्ते अधिक औपचारिक और व्यावसायिक हो जाते हैं। और आप देखिए शहर में किसे क्या मतलब रहता है। गांव में आप देखते हैं कि एक दूसरे को आप लोग समझते हैं, जाते हैं उसके हर दुख सुख में। यहाँ पड़ोसी के यहाँ क्या हो जा रहा है मालूम नहीं चलता है। शहर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, मकान, सड़कें, तकनीक और यहाँ तक कि रिश्ते भी। आज जो पड़ोसी हुआ है कल किसी और शहर में होगा। इस अस्थिरता ने लोगों का आत्म केंद्रित बना दिया। भावनाओं के लिए जगह कम होती जा रही है और हर रिश्ता व्यवसायिक होता जा रहा है। शहर की व्यस्तता इंसान को इतना मशगूल कर देती है कि वह कई बार अपनी नैतिकता को ताक पर रख देता है। यहाँ समय ही धन है का नियम चलता है और इस दौर में कई लोग अपने ईमानदारी, दया और नैतिकता को कुर्बान, आप देखते हैं क्या कर दे रहा है, कुर्बान कर देते हैं। और हालांकि यह भी सच है कि शहरों ने ही मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया है। यहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि गांव के लोगों के लिए शहर हमेशा आकर्षण का केंद्र है। शहरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू तकनीक भी है। और जहां आप देखते हैं कि जहां गांव में आज भी लोग अपनी बातचीत और मेल जोल से समस्याओं का हल कर निकालते हैं, वहीं शहरों में समाधान के लिए तकनीक का सहारा लिया जाता है। आज शहरी जीवन मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बिना अधूरा है।
और अधूरा है, पर यह निर्भरता एक नई चुनौती भी प्रस्तुत करती है। इंसान अब वास्तविक जीवन से कटता जा रहा है, रिश्ते, दोस्ती, भावनाएं डिजिटल हो रही हैं, लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन से अधिक बातें करने लगे हैं। यह स्थिति शहरों में अकेलेपन और अवसाद को जन्म दे रही है। शहरों ने कला और संस्कृति को भी एक नया आयाम दिया। यहाँ एक और पारंपरिक नृत्य, संगीत और साहित्य को सहेजने के प्रयास किए जाते हैं, तो दूसरी ओर आप देखिए नए नए प्रयोग भी किए जाते हैं। सिनेमा, थिएटर, फैशन और आधुनिक दौड़ का गढ़ आप देखते हैं कि शहर ही है, पर यह भी सच है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में पारंपरिक मूल्यों और कलाओं को बचाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है। आधुनिकता और परंपरा के इस संघर्ष में कौन विजयी होगा, यह समय ही बताएगा। शहरीकरण ने जहां सुविधाओं को बढ़ाया है, वहीं पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या भी पैदा की है। गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और विशाल कारखाने जहां विकास के प्रतीक हैं, वहीं पर या पर्यावरण के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल संकट और कचरे का प्रबंधन शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौतियां भी बन गए। प्रकृति से दूर होने के कारण शहरों में मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। क्या यह विकास वाकई प्रगति है, या फिर यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है? संस्कृति की यह यात्रा एक विडंबना ही है तरह है। यह हमें आगे बढ़ने का सपना दिखाती है, लेकिन कई बार हमें पीछे धकेल देती है। यह हमें स्वतंत्रता देती है, पर हमें अकेला भी कर देती है। यह हमें तकनीक के रूप में सक्षम बनाती है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से दूर भी करती है। क्या हम एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां आधुनिकता और परंपरा का संतुलन बना रहे, और यहां विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, जहां तकनीक के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी जीवित रहें? शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि शहर केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनते, वह बनता है वहां रहने वाले लोगों से। और जब तक मनुष्य की सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक शहर केवल एक जंगल ही रहेगा, चाहे वह कंक्रीट का हो या सपनों का। शहरी संस्कृति एक ऐसी दर्पण की तरह है जो हमें हमारी उन्नति और प्रगति दिखाती है, लेकिन जब हम इसमें झांकते हैं तो अपने भीतर की संवेदनाओं को धुंधला होता हुआ पाते हैं। चमचमाती इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और दिन रात जगमगाने वाली रोशनी हमें आधुनिकता की ओर धकेलती है, पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमारे दिलों की आवाज दब सी जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम अपनी उपलब्धियों का प्रतीक मानते हैं, वह हमें भावनात्मक रूप से कितना अकेला कर चुका है? आज शहर की गलियों में भागती जिंदगी पर्यावरण को भी पीछे छोड़ चुकी है। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब कंक्रीट के जंगल खड़ा हो चुके हैं। तकनीक ने हमें सुविधा दी है, लेकिन रिश्तों से दूर कर दिया है। हमें एक ऐसे शहर की जरूरत है जहां विकास प्रकृति के साथ आप देखिए कदम ताल एक तरह से क्या कदम ताल करे, जहां इमारतें ऊंची हो लेकिन इंसानियत की नींव और भी गहरी हो। असली शहर वही नहीं जो ऊंचाई में सबसे आगे है, बल्कि वह जहां इंसान अपने दिल के सबसे करीब है। अब आप लोगों को पता है, अब देखिए इसमें दोनों पक्ष बताए जा रहे हैं आपको, इसलिए कहते हैं कि इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा। अब आप देखिए शहर के फायदे भी बताए जा रहे हैं, शहर के बारे में बताया जा रहा है, एक तरफ आप देखिए जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, उसका समाधान भी बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसे शहर होना चाहिए। ये चिंता की दर, एक तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े, तो दूसरी ओर आप देखिए शेयर बाजार में भारी उथल पुथल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की लहर साफ देखी जा सकती है। हालांकि वृद्धि दर को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से जो अनुमान जाहिर किए गए थे, उसमें ज्यादा फासला नहीं है। फिर भी इसकी निम्न दर ने अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार के अक्सर किए जाने वाले दावों को आईना दिखाया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.2% रह गई है। चिंता का मुद्दा यह भी है कि कृषि को छोड़कर खनन, विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब रहा है। दरअसल इसी वजह से आर्थिक वृद्धि दर में भी सुस्ती आई है। यो इस बात पर राहत महसूस की जा रही है कि चूंकि पिछली तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2024 में वृद्धि दर 5.6% रही थी, इसलिए उसके बाद वाली तिमाही के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने की सूचक हैं। मगर सुधार का आकलन समूचे वित्त वर्ष के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। याद रहे कि 2023 में अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% बताई गई थी। यानी पिछले वर्ष की समान तिमाही से एक साल के भीतर इतना बड़ा फासला यह बताने के लिए काफी है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा में सुधार के लिए अभी बहुत ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। एनएसओ के ताजा आंकड़े आने से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का दूसरा अनुमान जारी करते हुए इसके 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इस लिहाज से देखें तो वृद्धि दर कमोबेश आसपास रही है, मगर इसके समानांतर खनन उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर तीसरी तिमाही में एक वर्ष पहले के 4.7% से घटकर 1.4% रह गई। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय, जमीन जायदाद कारोबार, पेशेवर सेवाएं, संचार प्रसारण से संबंधित सेवाओं में भी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। यूं तो इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में उत्पादन 5.6% बढ़ने को राहत के तौर पर देखा जा सकता है।
अफसोस की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई तरह की जटिलताओं के अनुमान पहले से मौजूद रहने के बावजूद सरकार उससे पार पाने के वैकल्पिक इंतजामों पर गौरव करने की पर्याप्त कोशिश नहीं करती। अगर अक्टूबर दिसंबर के त्योहारी मौसम में भी वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रहे तो इससे यही पता चलता है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार के दावे चाहे जो रहे हो मगर जमीनी स्तर पर चिंता को कम करने की कोशिशें आधी अधूरी हैं। दूसरी ओर वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के मसले पर अमेरिका की नई नीतियों की घोषणा के बाद व्यापार युद्ध की आशंका के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है और इसके दबाव में भारत के घरेलू शेयर बाजार का मानक सूचकांक 1414 और निफ्टी 420 अंक टूट गया। इस तेज गिरावट से निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्वाभाविक ही आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े को शेयर बाजार में गिरावट से जोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया फिलहाल जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है उसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान रखना होगा। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरी तैयारी की जरूरत है। इस संवाद के समानांतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस से पूरी दुनिया हतप्रभ है। दोनों नेताओं के बीच एक कटु वार्तालाप का संदेश दूर तक गया। दरअसल वैश्विक कूटनीति में इस घटना को अप्रत्याशित माना जा रहा है। दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह की तल्खी और अनावश्यक बहस को दुखद ही कहा जाएगा। जेलेंस्की की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बातचीत के दौरान अपने तर्क रखते हुए सहज रहे, उनका हौसला कायम रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रथम की नीति को आगे रखते हुए सहयोगी देशों के साथ जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए वह हैरानी भरा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनयिक शिष्टाचार को दरकिनार किया गया और इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं भी छीड़ हो सकती हैं। वहीं अब यूक्रेन के समर्थन में खड़ी यूरोप अमेरिका के बीच एक खाई पैदा होने की शंका अंदेशा है। जिस दौर में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश चल रही है और उसके लिए अमेरिका में के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं और उसमें इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होना निराशाजनक है और इसे अमेरिका ने जहां अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया तो यूक्रेन ने अपनी स्वाभिमान से। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अगर अमेरिका स्वयं को मध्यस्थ मानता है तो उसे यूक्रेन पर दबाव बनाने से पहले उसे भरोसे में लेना चाहिए था। मगर बातचीत में ट्रंप यह बताते दिखे कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन पर कितना खर्च किया। सुरक्षा गारंटी दिए बिना भी यूक्रेन के रूस से समझौते कर लेने की जिद पर अड़े रहे और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस खनिज समझौते के लिए गए थे वह भी अधूरा रह गया। युद्ध रोकने के लिए भारत समेत कई देश कूटनीतिक हल तलाश में जुटे। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति की राह निकल आएगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं बताइए आप लोग भी। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस ये यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। देखिए भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, अरब सागर है। तो मैप को भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। रत्नागिरी में बौद्ध विरासत। उड़ीसा की रत्नागिरी की पहाड़ियों में पिछले 3 महीनों में से 15 पुरातत्वविद प्राचीन कलिंग की बौद्ध विरासत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। इन पुरातत्वविदों को एक तीर्थस्थल के परिसर से बुद्ध की प्रतिमाओं के 3 विशालकाय सिर, शिलालेख और स्तूप के अलावा अन्य अवशेष मिले हैं। चलिए एक बार आप लोग पहले उड़ीसा को देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। मोहनलाल चरण मांझी यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको और कंभमपति हरि भाऊ बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 81 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ESI के अधीक्षण पुरातत्वविद पुरी सर्कल दिविसदा वृसुंधर गरनायक ने बताया कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाजपुर जिले के रत्नागिरी में खुदाई 63 वर्षों के अंतराल के बाद 5 दिसंबर को शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बरामद सामग्री का महत्व उचित विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। बुद्ध की प्रतिमाओं के सिर मिलने पर गुरनायक ने कहा कि ये पत्थर पर बनी बेहद खूबसूरत और उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं और गर्दन पर झुर्रियां भी है। एक अन्य पुरातत्वविद ने बताया कि 1968 से 61 के बीच रत्नागिरी में हुई पहली खुदाई के दौरान भी इसी तरह की कलाकृतियां मिली थी, लेकिन उनके नाक और कान टूटे हुए थे। इस बार वे बिल्कुल सही आकार में बरामद किए गए पत्थर के तीन में से
एक अब तक का सबसे बड़ा सिर है और ये आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। यह लगभग 1.5 मीटर ऊंचा है। सिर को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर एक आसन भी मिला है। खुदाई के दौरान पत्थर का एक हाथी भी मिला। उन्होंने बताया कि स्तूपों के साथ अन्य तीर्थस्थल परिसर का भी पता चला। इतनी बड़ी संख्या में स्तूपों की खोज से पता चलता है कि रत्नागिरी बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। पुरातत्वविदों को बुद्ध प्रतिमाओं की पत्थर की हथेलियां और उंगलियां भी मिली। खुदाई से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए जिससे जिनके 1200 से 1300 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये वस्तुएं उस समय के लोगों की खान पान की आदतों, आध्यात्मिक व्यवहार और सामाजिक संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्थल पर पाए गए अन्य घरेलू सामान, कुत्तों और हाथियों जैसे जानवरों के मिट्टी के खिलौने भी उस समय के जीवन को समझने में मिले मदद करेंगे। खुदाई में एक बुद्ध प्रतिमा, एक प्राचीन दीवार और 8वीं और 9वीं शताब्दी के अवशेष भी बरामद हुए। उन्होंने कहा कि रत्नागिरी डायमंड ट्रायंगल का एक हिस्सा है। 3 बौद्ध स्थलों के संग्रहण को डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। इसमें रत्नागिरी के अलावा उदयगिरी और ललितगिरी शामिल है। माना जाता है कि रत्नागिरी में 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। नई खोजों से इस क्षेत्र के इतिहास को गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि रत्नागिरी महायान और तंत्यान बौद्ध धर्म का केंद्र था। चलिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि जनसत्ताक में आज जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।